आगे चलिए बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। एक्चुअली सेल एनवलप का मतलब क्या होता है? सेल की कवरिंग, सेल को कवर करने वाला लिफाफा। तो अपन इसमें दो पार्ट होते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन होता है और एक सेल वॉल होता है। तो पहले चलिए अपन बात करेंगे अपने सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन वर्ड है, ये सबसे पहले दो साइंटिस्ट नेगेली और क्रेमर ने दिया था, ठीक है। ये वर्ड किसने दिया था? नेगेली और क्रेमर ने दिया था। याद रख लेना, आपके नॉलेज को, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में बड़ा मददगार होगा। और इसी सेल मेम्ब्रेन को एक दूसरे साइंटिस्ट ने बोला था प्लाज्मा लेमा, और वो साइंटिस्ट था आपका जेक्यू प्लोवे ने सेल मेम्ब्रेन को ऐसा पहला कि वो क्या बन गया? प्लाज्मा लेमा बन गया। कब बोला था? 1831 में बोला था। इसके कुछ और भी नाम है, जैसे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, बायो मेम्ब्रेन हो गया। बायो मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लिविंग में होती है, ठीक है। लिविंग मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये लिपिड की एक बाइलेयर से सिंगल लेयर के फॉर्मेट में बनती है। देखो ये बनती लिपिड की बाइलेयर से, लेकिन खुद तो क्या होती है? यूनिट होती है ना, सिंगल होती है ना, इसलिए इसको सिंगल में आई मीन यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द यूनिवर्सल मेम्ब्रेन बिकॉज इट फाउंड इन बोथ यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। दोनों सेल में मिलने की वजह से इसको अपन यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। भाई ऐसा कोई सेल ही नहीं हो सकता है जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं हो, ठीक है। आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं हो चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो चलेगा, ठीक है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो दूसरा रायता है वो फैल जाएगा चारों ओर, इसलिए सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। बिना मेम्ब्रेन के आपका सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए ये कैसी होती है? तो ये बायोलॉजिकल यानी लिविंग होती है, ये थिन यानी पतली सी होती है, इलास्टिक होती है, लचीली लचकदार होती है, फ्लेक्सिबल यानी ये अपने आप को श्रिंक कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, यानी रबर की तरह होती है, इलास्टिक होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है भैया। सिलेक्टिवली परमिएबल क्या मतलब हो गया सिलेक्टिवली परमिएबल का? देखिए मान लीजिए ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ये एक बैरियर है, ये अंदर इसके सेल है और ये बाहर इसका आउटसाइड है। अब भाई बाहर भी हजारों सब्सटेंस होंगे, बाहर भी करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, और सेल के अंदर भी चीजों की कमी नहीं है। साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है, उसके अंदर रायता भरा पड़ा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब कोई भी मेम्ब्रेन के अंदर से कोई भी सब्सटेंस मेम्ब्रेन को क्या कर देगा? क्रॉस कर देगा। भाई मेम्ब्रेन का क्या फायदा हुआ यार? कोई मतलब वाली बात ही नहीं है ना, ठीक है। तो भैया इसके अंदर और बाहर, सेल के अंदर और सेल से बाहर कोई भी मॉलिक्यूल है वो मेम्ब्रेन की इजाजत के बिना नहीं जाएगा। मेम्ब्रेन जिस सब्सटेंस को अंदर एंट्री करवानी है या बाहर उसको एग्जिट करवाना है उसको सेलेक्ट करेगी, और इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आई होप यू ऑल आर गेट अंडरस्टैंड माय पॉइंट दैट व्हाई इज द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं आपका जो ह्यूमन आरबीसी सेल है ना, ह्यूमन के आरबीसी पर हमने स्टडीज किए, और उसके बाद में ही हम मेम्ब्रेन का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर कंपोजिशन है, उसके बारे में बता पाए थे। तो आपका आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट, भैया एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब सेल, क्या बन गया? आरबीसी। तो ये लेटिन लैंग्वेज आई मीन ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इरिथ्रोसाइट आरबीसी को बोलते हैं। तो आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर आपको 52% प्रोटीन मिलेगी और 40% आपको लिपिड मिल जाएगी। अब एक बार स्टेटमेंट पूछ लिया था नीट में, बोला था 40% प्रोटीन है और 52% लिपिड है, तो वही उस टाइम पे बच्चा होच पोच हो जाता है। तो इसका ट्रिक है P4 50, P4 प्रोटीन, प्रोटीन 50, प्रोटीन 50, और बच गया वो 40%। आरबीसी की मेम्ब्रेन में हमें देखने को मिलता है। बाकी हर एक मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड और प्रोटीन का जो कंपोजिशन है वो वेरी करता है भैया। किसी के अंदर 70% भी प्रोटीन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें 70% प्रोटीन होते हैं, 30% ही लिपिड होता है। क्या कर सकते हैं? होता है तो होता है ना, याद रख लेना। आगे सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड के बाइलेयर से मिलकर बनती है। सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड के बाइलेयर से मिलकर बनती है। आगे बात समझ में? अब देखिए अपन इस लिपिड मॉलिक्यूल को देखते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होती है वो कुछ इस तरह की होती है। उसके अंदर एक हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है, और उसमें जो टेल होते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड्स के, वो आपके हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब, हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लव, यानी वाटर की ओर अट्रैक्ट होने वाला होगा, ठीक है। और हाइड्रो फोबिक का मतलब क्या हो गया? फोबिक का मतलब होता है हेट करना, और हाइड्रो का मतलब वाटर, यानी वाटर से रिपेल होने वाला, वाटर से दूर भागने वाला। इस तरह का ये क्या होता है? इसका फोस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होता है। अब इस फोस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को आप देखेंगे तो ये इस तरह से अरेंज होके क्या बनाएगा? आपका सेल मेम्ब्रेन बनाएगा।
ऐसे फॉस्फोलिपिड की क्या होगी, बाई मेम्ब्रेन होगी, बाइलेयर होगी। और ये फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर है इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आ गया बात समझ में? अभी तो रुको जरा, अभी आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। भैया इस लेक्चर में आपको इतना नॉलेज भर भर के दे देंगे कि एनटीए तो क्या, उसका पापा भी आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। तो भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से दिया था, ठीक है। किसी साइंटिस्ट ने बोला ये ऐसी दिखती है, किसी ने बोला ये ऐसी दिखती है, मतलब अपने मन गढ़ंत कहानी। मन गढ़ंत तो क्या, उन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसको जैसा समझ में आया था उस टाइम पे उन्होंने वैसा बताया था। तो सबसे पहले आता है आपका सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिलर मॉडल। सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिलर मॉडल ये आपके डेवसन और डेनियल ने दिया था। डेवसन और डेनियल ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था बस समझ लो, 1 मिनट में कहानी खत्म, ठीक है। ये फ्लॉप हो गया, लेकिन थोड़ा सा इनकी कुर्बानी भी बेकार ना जाए, इसलिए अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। और रिकॉल क्या, यहाँ से एक आध कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा जो जो एनसीईआरटी ने दे रखा है ना, जो स्ट्रक्चर उसमें काम आएगा, इसलिए अपन इसको ले रहे हैं ना। तो इन्होंने क्या बोला था कि सेल मेम्ब्रेन वो 3 लेयर से मिलके बना हुआ है, जिसमें बाहर आपका मतलब सैंडविच नाम इसीलिए देता है कि सैंडविच की तरह मेम्ब्रेन है। यानी सैंडविच में 2 ब्रेड होती है, बीच में आलू की स्टफिंग होती है, पनीर की स्टफिंग होती है, चीज की स्टफिंग होती है। ठीक इसी तरह से आपका दोनों ओर क्या होगा, प्रोटीन का लेयर होगा बाहर और अंदर, और उसके बीच में फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होगी। तो इस तरह से 3 लेयर का ये सैंडविच मॉडल था। चलिए इसका एक एक लाइन की झज्जियां उड़ा देते हैं। यानी ये 3 लेयर बताया था कि सेल मेम्ब्रेन वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। इन्होंने बोला था कि 2 लिपिड की सिंगल लेयर है, ऐसे एक लिपिड की ये लेयर है, एक लिपिड की ये लेयर है, और इन दोनों लिपिड के सिंगल लेयर के बीच में फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर एग्जिस्ट करती है। फॉस्फोलिपिड की लेयर एग्जिट करती है, यही देख लेना यार, यहाँ पे पढ़ा ना। ये लिपिड की लेयर है ना ग्रीन कलर वाली, ये ग्रीन कलर वाली सॉरी प्रोटीन की लेयर है, दोनों ग्रीन कलर की हैं वो प्रोटीन की लेयर है, और ये बीच में क्या आपका फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर है, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि जो फॉस्फोलिपिड है इसका हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और इसकी जो टेल है, ये जो धागा सा दिख रहा है ना पूंछ, ये इसकी जो टेल है हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर से रिपल होने वाली है, और जो हेड है वो पोलर है, यानी वाटर की ओर अट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि ये तीनों लेयर हैं टोटल 75 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस रखती हैं, 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती हैं। 20 एंगस्ट्रॉम का प्रोटीन लेयर हो गया, 20 + 20 40, और 35 का क्या होगा, लिपिड का होगा। तो 75 एंगस्ट्रॉम का क्या है, इसका लेयर है, ठीक है। और सबसे बाहर प्रोटीन, फिर लिपिड और फिर प्रोटीन, इस तरह से इसका अरेंजमेंट है। और इन्होंने बताया था कि जो टेल है, फॉस्फोलिपिड की टेल है, ये आपस में इस तरह से वंडरवाल फोर्सेस है। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना वंडरवाल फोर्स, सबसे सस्ता फोर्स, ये सस्ते फोर्स से वंडरवाल फोर्स से अटैच्ड होते हैं। और जो हेड है, हेड प्रोटीन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड बना लेता है। हेड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड बना लेता है। और फॉस्फोलिपिड का नेचर कैसा है, आपका एम्फीपैथिक है। एम्फीपैथिक का मतलब वो कैसा है नेचर में, हाइड्रोफिलिक नेचर भी है उसका, हाइड्रोफोबिक भी है। यानी टेल है वो नॉन पोलर है, वो हाइड्रोफोबिक है, हेड है वो पोलर है, वो हाइड्रोफिलिक है। ये सारी बातें हमें सैंडविच मॉडल ने बता दी थी, डेनियल और डेवल ने बता दी थी, दोनों साइंटिस्ट ने बताती थी, ठीक है। बाद में एक टाइम के साथ में एक मॉडल और आया आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये फालतू सबसे घटिया मॉडल था दुनिया का, वो यही था, ये रॉबर्टसन ने दिया था ना। और रॉबर्टसन ने क्या बोला था कि चाहे वो सेल्यूलर मेम्ब्रेन हो चाहे ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन हो, सबका स्ट्रक्चर अलग है, आई मीन स्ट्रक्चर है वो सेम है, और वो लिपिड की लेयर से मिलकर बना हुआ है। ये घटिया आदमी था, बिल्कुल सस्ता आदमी था। और बाद में जाके ये दोनों के दोनों सस्ते मॉडल है वो रिजेक्ट हो गए, बोला फालतू में बावड़ा बना रहा है यार दुनिया को, एक आएगा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दे रहा है। तो वो फेल हो गए, दोनों फेल हो गए। और फेल होने की वजह क्या थी, फेल होने की वजह ये थी कि ये दोनों ये बात नहीं बता पाए कि मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों होती है। मेम्ब्रेन की जो सेलेक्टिव परमिएबल है, जो मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करके अपने अक्रॉस मूवमेंट करने देती है, उसका रीजन इन दोनों को पता नहीं था। इन दोनों मॉडल से इस बात को अपन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि मेम्ब्रेन की सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी है उसका क्या रीजन है, इसलिए ये दोनों मॉडल हो गए फेल। और बाद में मेम्ब्रेन का जो डिटेल स्ट्रक्चर है, डिटेल मॉडल है,
वो आया 1950 में। 1950 के बाद में नहीं आया था, बाद में आया था, क्योंकि 1950 तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो गया था। इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो तो 1935 में ही आपके रस्का और आपके मूरे ने डिस्कवर कर लिया था, मूरे और रस्का ने। लेकिन 1950 तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी अच्छे से डेवलप कर लिया था, शानदार तरीके वाला बना लिया था। तो 1950 के बाद में ही हम सेल मेम्ब्रेन का जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो दे पाए थे, क्योंकि उससे पहले यार अच्छा माइक्रोस्कोप था नहीं, उसको देख सकते नहीं थे, ढंग से देख नहीं पा रहे थे, तो स्ट्रक्चर उसका काय देते, काय खा के स्ट्रक्चर देते, ठीक है। और बाद में 1950 के बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनने के बाद में हमने क्या किया, ह्यूमन आरबीसी का स्टडी कर डाला, ह्यूमन आरबीसी का स्टडी कर डाला, और इसके बेसिस पे ही साइंटिस्ट ने फिर क्या दिया, मेम्ब्रेन का शानदार वाला स्ट्रक्चर दिया। आइए बात करते हैं उसकी। तो मेम्ब्रेन का जो शानदार वाला जो मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है वो हमें बताता है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था, ठीक है। कैसे याद रखोगे, एक छोरा था बड़ा गंदा गंदा गाता था, उसके बापू ने बोला निकलसन, छोरा था सिंगर, बापू ने बोला निकलसन, तो सिंगर एंड निकलसन, तो सिंगर और निकलसन ने 72 में क्या दे दिया, आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दे दिया। और ये अब तक का सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है। और जो स्ट्रक्चर आज हमें एनसीईआरटी ने दे रखी है, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बता रहा था, वो स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग है, आपके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मॉडल हमें बताता है कि मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो 75 एंगस्ट्रॉम की होती है, जिसके अंदर आपका फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है वो एज ए बेसिक लेयर होती है। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से आपकी मेम्ब्रेन बनती है। यानी सिंपल सा मैं बताऊं कि आपका फॉस्फोलिपिड का जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है और वो आउटसाइड की ओर होता है, ठीक है, वो आउटसाइड होता है। कैसे, देखिए इधर जरा देखिए तो शुरू बच्चा बच्चा बच्चा, ये मान लीजिए आपका फॉस्फोलिपिड है, तो ये मेम्ब्रेन में इस तरह से अरेंज होगा, ठीक है। इसके हेड हैं वो बाहर की ओर होंगे, ये मेम्ब्रेन का मान लीजिए अंदर की साइड है और मेम्ब्रेन की बाहर की साइड है, और ये मेम्ब्रेन का इंटरनल कोर है, ठीक है। तो जो फॉस्फोलिपिड के हेड हैं वो बाहर की ओर हैं, और जो इसका टेल है वो इसके इंटरनल कोर की ओर प्रेजेंट है, ठीक है। और यही रीजन था इसके सेलेक्टिवली परमेबल होने का। अभी बात करेंगे करेंगे ना बबुआ। तो ये आपने जान लिया, हाइड्रोफिलिक हेड है वो दोनों साइड से बाहर की ओर रहता है, एक्वस इन्वायरमेंट की ओर रहता है, क्योंकि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म उसमें भी पानी होगा, और बाहर भी सेल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसमें भी पानी होगा, तो ये पानी से प्यार करने वाला है, तो इस तरह से बाहर की ओर प्रेजेंट होता है। और इस फॉस्फोलिपिड का जो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना हुआ जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इसका इंटीरियर बनाती है, ठीक है। और इसी से जो नॉन पोलर टेल है ना सेचुरेटेड कार्बन का और अनसेचुरेटेड कार्बन का, उसको अपन एक्वस एनवायरनमेंट से बचा के रखे हैं, इसीलिए उसको अंदर की ओर रखा है। भैया मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड का टेल है, ये पानी के टच में आती है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, भाग जाएगा इधर उधर, तो मेम्ब्रेन की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, अंदर की ओर प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि भैया जरा भी इसके पानी टच ना हो जाए, वरना तो अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए हम इसके नॉन पोलर टेल को किधर रखते हैं, इसके अंदर की ओर रखते हैं, इसके इंटरनल कोर की ओर रखते हैं। और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है ना इसका, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से ही मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी आती है। मेम्ब्रेन का नेचर है वो फ्लूइड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है। और जितने भी प्रोटीन्स हैं, मोस्टली प्रोटीन्स हैं, वो लिपिड के इस सागर में तैरते रहते हैं, फॉस्फोलिपिड के अंदर तैरते रहते हैं। इसलिए एक वर्ड हम देते हैं कि इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे प्रोटीन आइसबर्ग्स इन सी ऑफ लिपिड। यानी चाशनी के अंदर जैसे रसगुल्ले नहीं तैरते हैं क्या, वैसे ही लिपिड का सागर, उसमें प्रोटीन्स तैर रहे हैं। भैया समझ में आ गया ना बात, लिपिड का सागर है, ठीक है। चाशनी की जगह लिपिड है और रसगुल्ले की जगह प्रोटीन है। क्या है, अपना मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। आगे बात, लिपिड का क्या है, ओशियन है, समंदर है, उसमें प्रोटीन के रसगुल्ले आइसबर्ग्स हैं, ऐसा स्ट्रक्चर अपन इसको बताते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना रहे भैया, मेम्ब्रेन के जो दोनों साइड्स हैं सेल मेम्ब्रेन का, इनर यानी साइटोप्लाज्मिक फेस और आउटर फेस है, वो दोनों स्ट्रक्चर और फंक्शन में काफी ज्यादा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। आउटर सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो रिसेप्टर का काम करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होते हैं, या फर्टिलाइजेशन होता है तो एग और स्पर्म एक दूसरे को पहचान जाते हैं। तो वो रिकॉग्नाइजेशन का काम कहाँ से होता है, मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे होता है। तो मेम्ब्रेन, हर एक सेल का जो मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस है वो क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। चलिए आगे बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर का फोटो देखते हैं। तो ये हमें एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम दे रखा है भैया। डायग्राम में आप देख रहे हो
ये इसका फोस्फोलिपिड की हेड है और ये इसका टेल है। आप देख रहे हो टेल है वो अंदर की ओर है, एक्वस इन्वायरमेंट से पानी से इनको अंदर की ओर बचा के रखा है, और टेल ने मिलकर यहाँ पे एक हाइड्रोफोबिक कोर बना दिया है। अब इस कोर को क्रॉस करना हर किसी एरे गेरे के बस की बात है नहीं है। इसी वजह से मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्योंकि कोई भी पोलर सब्सटेंस है, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल है, वो आएगा और इस हाइड्रोफोबिक कोर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इस हाइड्रोफोबिक कोर को यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसलिए मेम्ब्रेन कैसा नेचर में आपका सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो ये फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है जिसमें लिपिड का हेड है जो आपका हाइड्रोफोबिक है, अपन पहले ही बात कर चुके हैं, पोलर हेड है। और इसका ये जो टेल है ये आपका हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर को रिपेल करने वाला है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि उसके चारों ओर कुछ स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, देखते हैं स्प्रिंग्स क्या है। तो भैया मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। कुछ प्रोटीन तो आप देख पा रहे हो पूरी तरह से मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए एम्बेडेड हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं वो पार्शियली से इसे चिपके हुए पड़े हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपके जो ये से पूरी तरह से अंदर धसे हुए प्रोटीन्स हैं इनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? इंटीग्रल प्रोटीन्स। और कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो एज ए कैरियर काम करते हैं। यहाँ से कोई मान लीजिए पोलर सब्सटेंस है, वो पोलर मटेरियल है, मॉलिक्यूल है, इससे हाइड्रोफोबिक कोर को वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो वो इस प्रोटीन से ऐसे यहाँ से उसको पासेज मिल जाएगा, इस प्रोटीन के अंदर से होते हुए आपके सेल के अंदर आ जाएगा। तो ये कैरियर का काम करते हैं, ये टनल की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको कैरियर प्रोटीन, टर्नल प्रोटीन भी अपन बोलते हैं। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स है वो मेम्ब्रेन के सरफेस पे यूं चिपके रहते हैं। ये मेम्ब्रेन के सरफेस पे चिपके रहने वाले प्रोटीन्स को अपन बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। और इन पेरिफेरल प्रोटीन्स को अपन इजीली यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स को दो कैटेगरी में हमने इसी बेसिस पे डिवाइड किया है कि अपन इनको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जिन प्रोटीन्स को इजीली हटा देंगे वो एक्सटर्नल प्रोटीन्स हैं या पेरिफेरल प्रोटीन भी उनको बोल देंगे, और जिन प्रोटीन को नहीं हटा पा रहे हैं वो इंटरनल या इंटीग्रल या एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इसके अलावा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे आपको शुगर दे रखा है एनसीईआरटी ने, लेकिन आप याद रखना यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। और दोनों फोस्फोलिपिड के दोनों जो टेल है, टेल का जो हाइड्रोफोबिक कोर है वहां पे आपको 1% के समथिंग कोलेस्ट्रॉल भी नजर आता है, और कोलेस्ट्रॉल है वो मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी मेंटेन करने का काम करता है। आया बात समझ में? तो चलिए वो डायग्राम था आपका एनसीईआरटी का, अब अपन इसका डिटेल डायग्राम देखते हैं। देखिए भैया, ये आपका फोस्फोलिपिड है। ठीक है, ये फोस्फोलिपिड्स ने ऐसे बहुत सारे फोस्फोलिपिड्स अरेंज हो गए हैं। एक ये सिंगल लेयर बन गया है और दूसरा लेयर ये बन गया है, तो दो लेयर बन गया आपका फोस्फोलिपिड का। ठीक है, और ये बाहर इसके ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, यानी साइड शुगर चेन्स, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं इसके। और जो आपको इंट्रिंसिक या इंटरनल प्रोटीन्स बता रहा था, वो प्रोटीन्स देखिए इसके मेम्ब्रेन को बिल्कुल क्रॉस कर रहे हैं। अब किसी सब्सटेंस को अगर इधर से इधर आना होगा तो वो इस प्रोटीन के अंदर एक सुरंग के जैसी प्रोटीन है, टनल प्रोटीन है, इसके अंदर अंदर होते हुए सेल के अंदर आ जाएगा या अंदर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, चलो भैया हाइड्रोफोबिक कोर को क्रॉस नहीं करने देगा तो हमने लगा लिया जुगाड़, तो ये प्रोटीन इस तरह से जुगाड़ लगा के इधर से निकल जाएगा। और कुछ प्रोटीन्स हैं वो आपके मेम्ब्रेन के बस बाहर ऐसे चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, अंदर है और बाहर दोनों साइड पे मिलते हैं, ऐसे चिपके हुए रहते हैं। इनको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स और एक्सटर्नल प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर जो फोस्फोलिपिड थी उसका जो हेड था वो आपका पोलर है, वो हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल्स हैं वो आपके आपके नॉन पोलर हैं भैया, हाइड्रोफोबिक हैं। बस इतनी सी बात है। और इनके बीच बीच में यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? आपका फ्लूइडिटी मेंटेन करते हैं मेम्ब्रेन का। आगे बात समझ में? देखिए इनको थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। तो मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड कंपोनेंट है वो आपका 40% है। आरबीसी मेम्ब्रेन के अंदर जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं 40% है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट है। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन के अंदर आपका लिक्विड फॉर्मेट में होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन में अपने जितने भी लिपिड्स मिलते हैं वो मेनली फोस्फोग्लिसराइड्स होते हैं, फोस्फोग्लिसराइड्स होते हैं, यानी ग्लिसरॉल और फोस्फोर्स है उनके कंपोजिशन से बनते हैं। जैसे आपका लेशिथिन है, सेफेलिन है। मुझे बताइए लेशिथिन कहाँ पे नाम आता है? लेशिथिन वैसे आपने तो पढ़ा नहीं होगा यार अभी, है ना।
रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना अपन, तो अपने लंग्स के चारों ओर इस लेशिथिन की एक कवरिंग होती है। जब अपन बच्चे होते हैं, मम्मी के पेट में होते हैं, सरफेक्टेंट का काम करता है सरफेस एरिया कम करने का, कि नया नया लंग्स फेफड़ा है, हवा भर के फट ना जाए गुब्बारे की तरह, तो ये उसका सरफेस टेंशन कम करने का काम करता है, ठीक है। और एक कोलिन प्लाज्मोजन है, ये आपके हार्ट मसल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये कोलिन प्लाज्मोजन लिपिड है, ये भी काफी अबंडेंट अमाउंट में होता है, ठीक है। इसका क्या काम होता है, यही तो उसके अंदर कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्टेशन करवाता था कि हार्ट नॉन स्टॉप काम करता रहे, ठीक है। और जो फॉस्फोलिपिड मोलिक्यूल है वो फॉस्फोलिपिड एम्फिएटिक है, अपन पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। आपका उसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट होते हैं, और कुछ कोलेस्ट्रॉल भी आपके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल है वो सिर्फ आपको एनिमल्स के अंदर ही मिलेगा, और ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देने का काम करेगा, फ्लूइडिटी मेंटेन करने का काम करेगा, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने का काम करेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें भाई, प्रोकैरियोट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल की जगह पेंटासाइक्लिक स्टेरोल्स होंगे जिन्हें अपन हेप्नोइड्स बोलेंगे, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल की जगह प्रोकैरियोट्स में क्या आपका हेप्नोइड्स प्रेजेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है भैया, यहाँ से इस लाइन से, ठीक है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है इस लाइन से। क्या क्वेश्चन आया था, इन्होंने पूछा था क्या कि मेम्ब्रेन के अंदर लेटरल मूवमेंट कौन करता है, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन करता है। तो लिपिड है ना, लिपिड आपका लेटरल मूवमेंट करता है प्रोटीन के साथ में, और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी बहुत ही रेयर करता है लेकिन कर लेता है। इसको देखो आप एक बार दोबारा इधर समझ लीजिए भैया, यूं इस तरह से आपका ये फोस्फोलिपिड की बायलेयर है, ठीक है, ये फोस्फोलिपिड की आपकी बायलेयर है। तो इसमें लेटरल मूवमेंट का मतलब तो ये इसकी जगह आ जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा, ये आपका लेटरल मूवमेंट। ये आपका प्रोटीन और लिपिड दोनों करते हैं, ठीक है, लेटरल मूवमेंट दोनों में होती है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे एक इंटीग्रल प्रोटीन है और ये यहाँ पे ऐसे फोस्फोलिपिड है, ठीक है। तो अब ये बोलेगा भाई मैं यहाँ पे काफी देर से खड़ा हूँ तो इधर आ जाता हूँ, तो लिपिड इसकी जगह आ जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा, इस तरह से लेटरल मूवमेंट कर लेंगे। और ये जो लिपिड्स हैं ये बहुत ही रेयरली लेकिन फ्लिप फ्लो मूवमेंट कर सकते हैं, यानी ये लिपिड यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये बहुत ही रेयर होता है, ठीक है, ये बहुत ही रेयर होता है क्योंकि ये मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को ब्रेक कर सकता है, इसलिए होता है स्पेसिफिक कंडीशंस में, क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये रेयर होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, प्रोटीन है वो कभी भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करेगा लेकिन लिपिड कर जाएगा। आगे बात समझ में, आगे आगे बात करते हैं अपन इसके प्रोटीन कंपोनेंट की, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के अंदर जो आपकी प्रोटीन होती है वो अभी भी बता चुका हूँ 52% होती है। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, ये मेम्ब्रेन का बैकबोन होते हैं, मेम्ब्रेन को सॉलिड होते हैं, ये ना, ये आपके जो प्रोटीन्स है ना ये सॉलिड होते हैं और मेम्ब्रेन को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। और मेम्ब्रेन के अंदर आपके दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं और उनका जो क्लासिफिकेशन है वो किया है हमने एज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे, कि मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है उसको आसानी से हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते। इस बेसिस पे दो तरह के हैं, पहला आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये या तो पार्शियली थोड़ा सा या पूरी तरह से मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए रहते हैं, उसके अंदर दबे हुए रहते हैं, ठीक है। और कुछ प्रोटीन्स हैं वो आपकी मेम्ब्रेन की पूरी थिकनेस में प्रेजेंट होते हैं, देखा था ना वो चैनल की तरह काम कर रहा था, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रखते हैं। इन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को, जिन प्रोटीन्स ने मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है उनको अपन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन या टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन बोलते हैं, चैनल प्रोटीन बोलते हैं, और ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं। ये जो टनल प्रोटीन्स हैं ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को उसके अक्रॉस करवाते हैं। अब भैया याद रखना, वाटर सोल्यूबल है मतलब कोई चीज वाटर सोल्यूबल है तो वो पोलर है, और अगर कोई चीज पोलर है तो वो आपके नॉन पोलर लेयर को कैसे क्रॉस करेगी, वो हाइड्रोफोबिक कोर को, टेल्स की लेयर को कैसे क्रॉस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस का मतलब यहाँ पे पोलर, तो पोलर सब्सटेंस या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं उनको इन चैनल प्रोटीन्स के थ्रू क्रॉस करवाया जाता है, मेम्ब्रेन को नदी पार करवा दी जाती है लिपिड की। और एग्जांपल के लिए याद रख लेना आपको ग्लाइकोफोरिन्स, इनसे आपका कार्बोहाइड्रेट वगैरह है उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है इन चैनल से। और पोरिन्स हैं, इनसे कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, पोरिन का मतलब छेद होता है, तो इनसे वो चला जाता है। और एक एक्वापोरिन भी होते हैं जिनसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर और बाहर। अगला आपका एक्सट्रेंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये टोटल प्रोटीन था ना उसका 20 से 25-30% होते हैं, ऑलमोस्ट लगभग दोनों इक्वल से होते हैं, 20-25 20-25%, ठीक है। तो इन
एक्सटर्नल प्रोटीन्स को अपन गेटकीपर्स भी बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, गेटकीपर भी बोलते हैं। इनके अंदर कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, यानी रिएक्शंस करते हैं बाहर के जो एटमॉस्फेयर होता है, बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है उसके साथ में। और ये नेचर में लिपोफिलिक होते हैं, यानी लिपिड को अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, लिपिड से प्यार करने वाले होते हैं। और इनको अपन इजीली मेम्ब्रेन से हटा सकते हैं, क्योंकि बाहर ऐसे लटक रहा है, उठा के फेंक देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन के दोनों सरफेस पे, अंदर भी और बाहर भी, दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए याद रख लेना, आपका स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है, इसका स्ट्रक्चर है वो हेलिकल होता है। और ये एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के साइटोसोलिक फेस, ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है तो इसका जो साइटोप्लाज्म वाला फेस है, यहाँ पे ये एक स्पेक्ट्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है और ये साइटोस्केलेटल का भी पार्ट होती है। तो ये बात याद रखना भैया, स्पेक्ट्रिन है वो एक तरह का एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन का भी पार्ट है और साइटोस्केलेटन का भी पार्ट है। अरे गुरुजी साइटोस्केलेटन क्या होता है, सबर रख बाबा सबर रख, अभी सेल मेम्ब्रेन चल रहा है, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा तो आगे आएगा, या ना आएगा, बहुत तगड़ी चीज होती है। अगला है कार्बोहाइड्रेट। मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है वो 1 से 2% तक होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। और ये आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस है उस पर ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये लिपिड के साथ में कंबाइन करके ग्लाइकोलिपिड बना देंगे और प्रोटीन के साथ में कंबाइन होके आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देंगे। और एक ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में आपके मेम्ब्रेन के बाहर चिपके हुए रहेंगे। ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में काम करते हैं, यानी जो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होता है उसमें ये बैक्टीरियल सेल को, खुद के सेल को किस सेल पे अटैक करना है, किसको बचाना है, उसका जो रिएक्शन जो रिकॉग्नाइजेशन है, जो पहचानने का काम उसमें करते हैं। और स्पर्म है वो ओवम को पहचानने का काम करता है इसी ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से, इन्हीं रिसेप्टर्स की वजह से। एक्चुअली बोलते हैं ना सेल के बाहर हार्मोन के लिए, एंजाइम्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर ही ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं भैया, ठीक है, याद रख लेना। और सेलिक एसिड है ना, सेलिक एसिड वो मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है जिससे सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है, सेल की पहचान की जाती है। मान लीजिए कैसे, ये मान लीजिए आपका सेल है, इस सेल के आउटर सरफेस पे यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन है, तो इस ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होगा आपका, कहीं ना कहीं सेलिक एसिड होगा, सियालिक एसिड, सॉरी यार मैं सेलिक बोल रहा हूँ इसको ना, सियालिक एसिड होगा। तो इस सियालिक एसिड की प्रेजेंस से, ये सियालिक एसिड है ये रिएक्शन कर जाएगा और वो रिएक्शन से फिर सेल को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कौन सा सेल है। वरना ताज्जुब की बात है यार, बॉडी के अंदर करोड़ों मिलियन खरबों सेल्स हैं, उनमें से स्पर्म है तो सूरज जाके सीधा ही ओवम को फर्टिलाइज करता है, ऐसा नहीं इधर उधर दूसरे सेल में घुस जाए, क्या पहचान करके वो यहीं पे सीधा सीधा जाता है बिल्कुल सटीक जगह पे। तो कुछ ना कुछ तो बात ना, नेचर ने यूं हल्के में ले रहे होगा नेचर को, तुम्हें नेचर बड़ी खतरनाक चीज है बबुआ। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को फैक्टर करने वाले फैक्टर्स की। मेम्ब्रेन को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका टेम्परेचर। बस सिंपल सा लॉजिक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मेम्ब्रेन का टेम्परेचर बढ़ेगा, बस याद रखना टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक चीज ये याद रखना भैया, एक स्पेशल टेम्परेचर होता है जिसपे आपकी मेम्ब्रेन का जो लिपिड है वो बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, उस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे सेल मेम्ब्रेन का पूरा लिपिड है, पूरा का पूरा प्रोटीन तो पहले से ही सॉलिड था ना, तो पूरा का पूरा जो लिपिड है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, फोस्फोलिपिड के जो टेल हैं वो ऐसे एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाते हैं, ऐसे पैक हो जाते हैं, मेम्ब्रेन के लिपिड के टेल फ्यूज हो जाएंगे तो मेम्ब्रेन लॉक हो जाएगा, और मेम्ब्रेन लॉक होने की वजह से वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो ये भैया याद रखना मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी को फैक्टर करने वाला फैक्टर है। दूसरा है अनसेचुरेटेड फैट या आपका कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल या अनसेचुरेटेड फैट है वो भी मेम्ब्रेन को क्या करेगा, अगर मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा है तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, कम है तो कम हो जाएगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन में अगर इनकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आगे बात समझ में, आगे बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन में भाई सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्टेशन। ये मान लीजिए सेल है, अब इसके अंदर किस सब्सटेंस को अंदर लेना है, किसको बाहर भेजना है, किसको अंदर लेना है, ये काम किसका, आपके मेम्ब्रेन का है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। मेम्ब्रेन आपका सिलेक्टिवली परमेबल होता है,
ठीक है। सब्सटेंसेस के लिए मेम्ब्रेन के दोनों और जो सब्सटेंस प्रेजेंट हैं उनके लिए मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है, जिसकी जरूरत है, ठीक है, जिसका रिक्वायरमेंट है उसी को सेल के अंदर एंट्री देगी, बाकी को लाइसेंस वीजा नहीं देगी बाकी सबका लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना भैया मेरे बात, देखिए ध्यान से क्या सुनना, आता तो है आपको ना, ये चीज़ तो सिंपल से है, 9वीं क्लास में पढ़ लेते हो, लेकिन रिवाइज होना जरूरी है चीज़ें, है ना। देखिए ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल है आपका, और ये आउटर सब्सटेंस सरफेस है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक सब्सटेंस का अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ से वो सब्सटेंस चलकर अपने डिफ्यूजन के थ्रू अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अपने आप ही बिना एनर्जी के मूवमेंट कर जाएगा, यानी डिफ्यूजन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो डिफ्यूजन से उछला जाता है। तो याद रखें भैया, ज़्यादातर सब्सटेंस है वो डिफ्यूजन से ही बिना एनर्जी के आपके पैसिव ट्रांसपोर्टेशन से मूव करते हैं, ठीक है। कुछ है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से करते हैं, तो कुछ ऑस्मोसिस से करते हैं। फिर डिफ्यूजन वाटर के केस में, सॉल्वेंट के केस में या वाटर के केस में अपन ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, डिफ्यूजन को बोलते हैं। मतलब वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है तो उसको अपन डिफ्यूजन बोलते हैं। उसके अलावा कोई गैस है वो अगर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन आप जानते हो, बिना एनर्जी के जब किसी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। एक और आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब आपने देखा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तो सब्सटेंस है वो चला जाएगा, लेकिन भैया दिक्कत कब आएगी, दिक्कत तब आएगी जब हमें किसी सब्सटेंस को, मान लीजिए यहाँ बाहर तो उसका कंसंट्रेशन कम है और अंदर उसका कंसंट्रेशन पहले से ही ज़्यादा है और हमें अंदर और भेजना है, तो अब दिक्कत हो जाएगी ना। तो इस कंडीशन में हमें कुछ पंप की जरूरत पड़ेगी, कुछ पंप की जरूरत पड़ेगी। वो पंप क्या करेंगे, आपके एटीपी को यूज करेंगे और इन सब्सटेंस को अंदर बिठा देंगे, ठीक है, इनको अंदर बिठा देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए याद रख लेना आपका। तो चलिए जो थ्योरी की लाइनें बता देता हूँ आपको। सिंपल डिफ्यूजन से कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रल सब्सटेंस है उनका मूवमेंट हो जाएगा। न्यूट्रल है तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे, उनको हाइड्रोफोबिक या फिलिक से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है यार, है ना। तो वो क्या करेंगे, अंदर चले जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनको। वाटर है वो एक्वापोरिन से, अभी जो पढ़े थे ना, जो मेम्ब्रेन के अंदर सुराग थे, प्रोटीन्स के टनल्स थे, उनसे होते हुए ऑस्मोसिस के थ्रू चले जाएंगे। अब बात आती है पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन का जो इंटरनल कोर है वो नॉन पोलर है, वो लिपिड से बना हुआ है, वो हाइड्रोफोबिक है, इनको धक्का मार देगा। इसलिए उनको कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, और इन कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से जब अपन डिफ्यूजन करवाएंगे तो उस डिफ्यूजन को अपन बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। और कुछ सब्सटेंसेज हैं, कुछ आयंस हैं, ठीक है, उनको हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट एनर्जी यूज करके ट्रांसपोर्ट करवाना होता है। इस ट्रांसपोर्टेशन को अपन बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। जैसे आपका सोडियम पोटेशियम का जो पंप है वो पंप करता है, यानी पंप एनर्जी यूज कैसे करता है, देखो एक्चुअली ये मान लीजिए आपका मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये आपका पंप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पंप क्या करेगा, एक एटीपी का कंजप्शन करेगा, एटीपी को तोड़ेगा तो इनऑर्गेनिक एनर्जी मिलेगी फॉस्फेट के फॉर्म में। इस एनर्जी को यूज करके 3 सोडियम है उनको बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम है उनको अंदर लेके आएगा। तो एनर्जी यूज करके, अब इसको मतलब नहीं है बाहर पोटेशियम का या सोडियम का कंसंट्रेशन कितना है, बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन चाहे इससे 1000 गुना ज़्यादा हो, इसने एनर्जी ले ली है, घूस ले ली है, तो ये अपना काम करेगा। ये ईमानदार हरामी है ना, ये क्या है, ईमानदार चोर है, इसने घूस ले ली, एनर्जी ले ली, तो ये अपना काम अब दबा के करेगा, अपना काम मन लगा के करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो आपको भी समझ में आ रहा है, समझ में ही आ रहा है, मजा भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है यार, चलते रहिए। अगला है बल्क ट्रांसपोर्टेशन। बल्क का मतलब बहुत सारे सब्सटेंसेस का एक साथ ट्रांसपोर्टेशन। जब हम लार्ज क्वांटिटी में माइक्रो या मैक्रो मोलिक्यूल्स का मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बल्क ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। वो होता है 2 तरह से, एक होता है एंडोसाइटोसिस, एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है अंदर, साइटोसिस का मतलब सेलुलर प्रोसेस, यानी ये मान लीजिए एक सेल थी, अपनी सेल थी, अब इस सेल के अंदर अपन को ये सारे सब्सटेंसेज हैं इनको भेजना है, और बहुत सारे, इतना एनर्जी लगा सकते हैं ना कुछ और लगा सकते हैं। तो ये मेम्ब्रेन यहाँ से ऐसे अंदर की ओर धंसना शुरू कर देगी और ये मटेरियल सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब मेम्ब्रेन ऐसे यहाँ पे आके इसको कवर कर लेगी और एक गोलूमोलू सा फेगोसोम बना लेगी, ये वेसिकल बना लेगी। इस वेसिकल को बोलेंगे फेगोसोम, और ये फेगोसोम फिर सेल के अंदर घुस जाएगा
तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। तो ध्यान रहिए एक्टिव फेज है, इसमें एनर्जी भी कंजम होगी, बिना एनर्जी के काम नहीं बनेगा। ठीक है, एंडोसाइटोसिस है वो दो तरह का होता है। दो तरह का कैसे, मान लीजिए ये सेल के अंदर या तो कोई सॉलिड मटेरियल लेना हो, या हो सकता है कोई लिक्विड अंदर लेना हो। तो जब सेल को अंदर लिक्विड मटेरियल को अंदर लिया जाता है, एंडोसाइटोसिस किया जाता है किसी लिक्विड का, तो उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल को अंदर लिया जा रहा है, इसलिए इसको सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। ध्यान रखना, पिनो मतलब पी रही है सेल। ठीक है, इसमें लिक्विड सब्सटेंस उनको अंदर लेते हैं जिनका मोलिकुलर वेट है वो हाई होता है। ठीक है, और इनमें जो वेसिकल्स बनते हैं, ये जो यहाँ पे वेसिकल बना था ना जिसको हमने अंदर इंपोर्ट किया था, ठीक है, तो इन वेसिकल्स को अपन पिनोसोम बोलेंगे। और पिनोसाइटोसिस है ये प्लांट सेल में भी हो जाएगा, लेकिन प्लांट सेल के अंदर फेगोसाइटोसिस नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर आपका तगड़ा सा मोटा सा सेल वॉल है। अगला है आपका फेगोसाइटोसिस, इसको बोलते हैं सेल ईटिंग। फेगोसाइटोसिस को क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस है उनको अंदर लिया जाता है, और जो वेसिकल बनते हैं, जो पाउच बनते हैं फेगोसाइटिक, उनको अपन बोलते हैं फेगोसोम। ठीक है, सेल ईटिंग ड्रिंकिंग समझ में आ गया। अब ईटिंग ड्रिंकिंग कर रही तो वापस भी बाहर निकालेगी। तो दूसरा आता है एक्जोसाइटोसिस। एक्जो का मतलब आउट, और साइटोसिस का मतलब सेलुलर प्रोसेस, यानी एक ऐसा सेलुलर प्रोसेस जिसमें अपन मटेरियल्स को सेल से बाहर फेंक रहे हैं। इसको अपन जनरली सेल वोमिटिंग या इमियोसाइटोसिस भी बोलते हैं। इमियो का मतलब आउटसाइड। तो इसमें क्या करता है सेल, सेल के अंदर मान लीजिए कुछ अनयूजफुल सब्सटेंस है, वेस्ट है, तो वो वेस्ट ऐसे मेम्ब्रेन के पास में आके यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, और मेम्ब्रेन फिर एक ऐसे वेसिकल बना के उसको अपने से बाहर रिलीज कर देगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है, आपको एनसीईआरटी ने दे रखा है। सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस अभी भी पढ़ा था, और इंटरसेलुलर जंक्शंस टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। दो अलग अलग सेल्स हैं वो आपस में एक जॉइंट होते हैं, उनको जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। मेम्ब्रेन का नेचर फ्लूइड होने की वजह से होता है। मेम्ब्रेन का नेचर फ्लूइड है, मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड है, इसलिए ये फंक्शंस कैरी कर पाता है। तो भैया सेल मेम्ब्रेन हो गया आपका पूरा। और अगर मुझे लगता नहीं कि पूरा देख पाए हो, कुछ ही बच्चे पूरे देख पाए, नोट्स हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं। लेक्चर को पूरा देखो, या पूरा देखे बिना बात बनने वाली नहीं है तुम्हारी। पूरा देखो, कहीं कोई दिक्कत आती है कमेंट कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है।